Hello dear student, you are most welcome today in this my online class. हाय प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का मेरे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने प्रोज के लेसन फर्स्ट ए गर्ल विथ ए बास्केट के फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा था। एक्सप्लेन कैसे किया जाता है मैंने आपको इसके पहले भी बताया है और आज पुनः एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, यू हैव टू फाइंड 2 or 3 पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक प्रोज। आपको पहले के क्वेश्चन में 2 या 3 पैसेज आपको प्रोज से मिलेंगे और ऊपर एक इंस्ट्रक्शन रहेगा, चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, रीड केयरफुली एंड एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। लिखा रहेगा कि आप किसी एक पैसेज को चयन करिए, किसी एक पैसेज का चुनाव करिए और उसका एक्सप्लेन करिए विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ और प्रसंग सहित आप उसकी व्याख्या करिए। तो चूँकि पहला यह पैसेज आपको पढ़ाया गया था, मान लीजिए कि इसी का अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या करेंगे। तो रेफरेंस जो लिखा जाता है, देखिए, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, डबल इन्वर्टेड कामा में यह है आपका ए गर्ल विथ ए बास्केट से संबंधित। तो लिखेंगे दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस, अथवा द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। अगर आप प्लूरल में बनाना चाहते हैं तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इन डबल इन्वर्टेड कामाज ए गर्ल विथ ए बास्केट कामा बंद रिटन बाय डबल इन्वर्टेड कामा विलियम सी डगलस कामा डबल इन्वर्टेड कामा बंद फुल स्टॉप। तो इस तरह से एक रेफरेंस लिखा जाता है। अगर आप लोगों ने रेफरेंस सही लिख लिया तो एग्जामिनर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसी में लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखा रहता है। तो अगर आप लोगों ने लेसन और राइटर का नाम सही लिख दिया तो एग्जामिनर प्रभावित हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट पर बहुत कम ध्यान देता है, एक्सप्लेन पर बहुत कम ध्यान देता है। जो रीढ़ होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वह आपकी होती है रेफरेंस। अगर रेफरेंस आपने सही लिखा तो एग्जामिनर जान जाता है कि एक्सप्लेन भी सही किया होगा, कॉन्टेक्स्ट भी सही लिखा होगा। कॉन्टेक्स्ट की बात आती है, देखिए, कॉन्टेक्स्ट अगर इसका लिखना हो तो आप कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट ही केम हियर इन इंडिया टू सी एवरी एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन पीपुल and he started his journey from New Delhi to Himalayas। इस तरह से आप लिख देंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि द राइटर हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, ही वाज गोइंग फॉर एज बरेली बाई ट्रेन एंड आफ्टर देन बाई कार टू रानीखेत एंड ही सा एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन हाई एट ऑन 6000 फुट above side opposite a 102 miles spread of snow-capped Himalayas. That train in which the writer was traveling, the train was so slow and it stopped at every suburban station. And when the train stopped at every station, then the writer opened the window and walked on the platform एवरी मोमेंट। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में, द प्लेटफार्म्स। इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती थी, राइटर उतर जाता था और प्लेटफार्म पर टहलता रहता था, और जैसे ही ट्रेन जाने को शुरू होती थी, राइटर अपने डब्बे में प्रवेश कर जाता था। तो एक प्लेटफार्म पर राइटर उतरा, वहाँ ट्रेन रुकी, राइटर प्लेटफार्म पर उतरा तो क्या देखता है, द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड मीन्स फुल,
with people, Sikhs, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. जिस प्लेटफार्म पर राइटर डिसेंड हुआ था, उतरा था, उस प्लेटफार्म पर यानी प्लेटफार्मों पर सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, कुलियों, भिखारियों और फेरी लगाने वाले व्यक्तियों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुटेड, प्रायः सभी लोग क्या थे, नंगे पांव थे। बेयर फुटेड माने नंगे पांव। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और बिल्कुल ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। प्रायः 3 लोगों से पूछ लेने के पश्चात मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोगों ने सांसारिक विषयों पर बातचीत की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर एक प्रकरण पर बात किए। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, और उस दिन के नवीन समाचारों के विषय में बातचीत किए। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स टू नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया। आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरह से मैं इस राष्ट्र के यानी भारत की नब्ज को टटोलना चाहता था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और भारत के लोगों की भावनाएं क्या है इसके विषय में मैं जानने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से यह दूसरा पैराग्राफ हुआ। आइए थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तीसरे पैराग्राफ के विषय में, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट मीन्स एग्रीकल्चर प्रिंसिपल्स, यानी समृद्धशाली। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। वह रास्ता मुझे भारत के सबसे अधिक संपन्न कृषि भूमि से होकर ले गया। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था। 8,000 फीट एबव सी लेवल, और समुद्र के धरातल से 1,000 फुट ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन वह क्या था, गर्म प्रदेश था, गर्म स्टेट था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। देखिए, सिल्ट मीन्स, सिल्ट होता है बालू होता है। गंगा के पानी में या गंगा नदी के पानी में भूरे रंग की रेतीली मिट्टी मिली हुई थी। सोलेन विथ फ्लड वाटर्स, और नदी बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। इट इज ओवरफ्लो इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो कि चावल की पैदावार वाले हजारों एकड़ क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे। टू द नॉर्थ, और उत्तर दिशा की तरफ या इसके उत्तर में, वेयर जंगल्स, फॉरेस्ट, जंगल हुआ करते थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, जहाँ दूर दूर तक घास का क्षेत्र फैला हुआ था। हायर देन ए मैन्स हेड, जो एक मानव के सर से ज़्यादा ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन एंड कोबराज। यहाँ की घास आदमी के सिर तक की ऊंचाई से भी अधिक ऊंची थी। इसमें कहीं कहीं जंगली पेड़ों के झुरमुट थे। इन जंगलों में चीते, हाथी, अजगर और विषैले काले सांप या कोबरा, देखिए सर्प, मौजूद थे या रहते थे। Everywhere else there was flat land running to the horizon.
इनके अलावा सभी जगह समतल मैदान थे जो क्षितिज तक दिखाई पड़ते थे, होरिजन वेयर इट सीम द अर्थ एंड स्काई में बी टच कॉल्ड होरिजन। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन। इसके अलावा सभी जगह समतल मैदान थे जो क्षितिज तक फैले हुए दिखाई पड़ते थे। बट डॉटेड हियर एंड डॉटेड ब्लूम्ड but dotted here and there by the sacred banyan trees or by rows of pakar tree shaped like elms and having thick twisted trunks। किंतु कहीं कहीं पवित्र बरगद या पाकड़ के वृक्षों की कतारें थीं। ये एल्म वृक्ष की तरह के आकार वाले वृक्ष थे जिनके तने मोटे और ऐंठे हुए थे, एक दूसरे में लिपटे हुए थे। हॉट समर ह्यूमिड वेटी नम। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवाएं बह रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर विथ बेबीज क्लिंगिंग मीन्स फिक्सिंग, चिपकाए हुए टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। स्टेशनों पर पेड़ों पर बंदर, जिनमें प्रायः कुछ मादा बंदर जो बंदरियां थीं जो अपने बच्चों को अपने पेट से चिपकाए थी, भोजन की खोज में उछल कूद कर रहे थे। द विलेजेज वी पास्ट, वे गांव जिन गांवों से होकर हम लोग गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काऊ डंग। उन घरों की दीवारें, जिन गांवों से हम लोग होकर गुजरे, उन घरों की दीवारें कीचड़ और गाय के गोबर से बनी हुई थी। यानी जिस मार्ग से हम गुजर रहे थे उसके आसपास गांवों में घरों की दीवारें पानी तथा गोबर की मिली मिट्टी से बनी हुई थी। देयर पीक्ड मीन्स टॉप, चोटी। Their peaked roofs were thatched bundles of grass tied a bamboo pole stretched across the rafters। उनके छतों पर छप्पर जो थे, जिन पर आर पार बांस के बल्ली या बांस के बल्लों में बधी घास के बंडल लगे हुए थे। दैट डे द पम्पकिन्स जिसे कद्दू कहा जाता है, दैट डे पम्पकिन्स वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वेयर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप्स वॉल्स। उन दिनों कद्दू की जो लताएं विकसित होकर उन पर फैली हुई दिखाई पड़ रही थी, और कद्दू की जो लताएं थी बेल थीं, कद्दू की बेल पर खिले फूलों की पीले रंगों की धारियां धरती तक पूरे नीचे तक फैली हुई थी। इस तरह से यह आपका थर्ड पैराग्राफ था। इसके एक्सप्लेन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। आइए चौथे पैराग्राफ में चलते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। एट वन स्टेशन व्हेन आई रीच्ड ए स्टेशन, जब मैं एक स्टेशन पर पहुंचा तो एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड ब्रोकन। एक स्टेशन पर लोगों के साथ मेरी बातचीत करने का क्रम टूटा। एज सून एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं प्लेटफार्म पर उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, तो छोटे छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे क्या कर रहे थे? वे बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वूवन, जो कि हाथ से बने हुए थे। रीड बास्केट,
जो कि सरकंडे की बनी हुई टोकरी थी विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जिस पर साधारण कलाकृतियाँ, साधारण नमूने और डिजाइन बने हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे अपने टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और अपनी अपनी भाषाओं में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, यद्यपि राइटर कह रहे हैं कि मैं उनकी भाषाओं को नहीं जान पा रहा था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन निसंदेह मैं उनकी इच्छाओं को जान रहा था। वे क्या कह रहे थे, निश्चय ही टोकरियां बेचने की उनकी इच्छा को मैं जान रहा था कि वे कौन सी इच्छा प्रकट कर रहे थे। आइए अगले पैराग्राफ में एक पैराग्राफ और देखते हैं। इस पैराग्राफ में राइटर उन बच्चों के विषय में बतला रहा है जिन बच्चों के द्वारा राइटर को प्लेटफार्म पर घेर लिया गया था चारों तरफ से। अब आइए देखते हैं राइटर क्या कह रहा है। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, रिफ्यूजी शरणार्थी, शरणार्थी किसे कहेंगे, रिफ्यूजी किसे कहेंगे। दोज पर्सन हु हैव ड्रॉन देयर ओन रेजिडेंस बाय द रिलीजियस फैनासिटिज्म कॉल्ड रिफ्यूजी, जिसे हम शरणार्थी कहते हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थियों के बच्चे थे। वेन पार्टीशन, पार्टीशन डिवाइडेशन, बंटवारा, वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड अनाउंस्ड, when in 1950 dividation decreed, dividation announced between India and Pakistan, when partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में बंटवारा हुआ, विभाजन की घोषणा हुई, 100 of thousands of people pulled up their roads, तो लाखों लोगों ने अपने पुराने पुश्तैनी घरों को छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने निवास स्थान की खोज में चल पड़े, निवास स्थान बदल दिए। 9 million people, 9 million, 1 million is equal to 10 lakh, and in 1950 9 million is equal to 90 lakh, 90 लाख लोग। 9 million people लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़े। एंड केम टू इंडिया ड्राइविंग बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनासिटिज्म, और धार्मिक कट्टरता के भय से, धार्मिक उन्माद से घबरा कर वे भारत आ गए। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट, प्रारंभ में, शुरुआत में वे लोग, यानी जिस समय पाकिस्तान को छोड़कर भारत आने लगे तो शुरुआत में देखिए, दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, शुरुआत में वे लोग गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, और अत्यधिक लंबी यात्रा के कारण वे लोग और अधिक गरीब हो गए। क्यों? फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि अपने साथ वे जो कुछ भी ला सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, उनमें से थोड़ा भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ ज़रूरत के सामान थे। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही यात्रा करने के कारण जल्दी ही उनका भोजन भी समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों पश्चात, दे बिगन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, यात्रा शुरुआत करने के कुछ दिनों बाद भूख और कमजोरी के कारण वे लोग सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और वे वहीं पर मर गए जहाँ पर गिरे, यानी जहाँ वे लोग गिरते थे वहीं पर मर जाते थे। कारण, क्योंकि खाना जो कुछ भी लिए हुए थे सारा ख़त्म हो गया था, पानी भी ख़त्म हो गया था। तो इसलिए यात्रा शुरुआत करने के कुछ दिनों बाद वे लोग रोड के किनारे गिरने लगे और वहीं मर गए जहां लोग गिरते थे। तो इस तरह से यह पैराग्राफ आप लोगों का समाप्त हुआ। आप लोग ध्यान से इसके एक्सप्लेन को सुनिएगा, एक्सप्लेन को समझिएगा। और मैं जहां तक मानता हूं, अगर आप लोगों
इसके सारांश को समझ लेंगे तो आप लोगों को इसका एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। करना क्या है, जो हम उसकी हिंदी समरी जानते हैं उसी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना है। थोड़ा जिसे लेखक कैसे यात्रा शुरू किया, कब यात्रा शुरू किया, क्यों यात्रा शुरू किया, ये आप लोग अगर गिना देंगे तो बेटर होगा, क्योंकि लेसन के पहले ही आप लोगों को बताया गया कि विलियम सी डगलस भारत आए और सोचे कि यहाँ की गतिविधियाँ क्या है, लोगों के विचार क्या हैं, जो सरकारी पोस्ट पर आदमी हैं उनके विचार क्या हैं, ये सब जानने की लालसा रखते थे। और जानने की लालसा रखने के बाद वे अपने देश अमेरिका जाते और वहाँ लोगों से चर्चा करते। तो यहाँ की एक कंडीशन को जानने के लिए विलियम सी डगलस ने 1950 में भारत की यात्रा शुरू की थी। और उसी समय पार्टीशन भारत और पाकिस्तान का हुआ था। उसमें लोगों से मिलने का, लोगों से बातचीत करने का, लोगों के दशाओं को देखने का इन्हें अपार अवसर मिला और वही चीज़ें देखे। तो एक्सप्लेन करने के लिए इसके विषय में आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए। जानकारी अगर आप कंठस्थ कर ले रहे हैं, इसका सारांश आप लोग जान ले रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने में आपको आसानी होगी। राइटर का नाम और लेसन का नाम अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। धन्यवाद।